हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर दैट इज़ लाइट। और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये दो कुछ प्रोसेसेस है जो लाइट के से होती है, लाइट से रिलेटेड है। क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गो थ्रू करते हैं लाइट क्या है। तो लाइट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो एक रेडिएशन है। यूजुअली हम देखते हैं सन को हम सोर्स ऑफ अ लाइट बोलते हैं, तो सन से हम तक लाइट पहुंच रही है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा, दूसरा जो उसका फॉर्म है, वो जो फॉर्म बताया गया है वो एक एनर्जी फॉर्म है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी है तो हम तक ट्रैवल कैसे कर रही है, वो हम तक ट्रैवल कर रही है इन फॉर्म ऑफ रेज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and it is a form of energy and it travels in the form of the rays। तो ये कुछ चीज़ें हो गई लाइट के बारे में। एक और चीज़ लाइट के बारे में अगर हम बताना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ दैट पहले तो हमने बोल दिया अगर लाइट है तो वो क्या है भाई, एक है इलेक्ट्रो सॉरी कौन सा रेडिएशन में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा लाइट के बारे में हमने बोल दिया इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तीसरी बात जो हमने बोली, ट्रैवल्स किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, इन फॉर्म ऑफ रेज या वेव्स बोल लो। वेव्स तो नहीं बोलेंगे, रेज के फॉर्म में ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बोलना चाहेंगे इसके बारे में दैट इट इज दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। वेव्स बोलो या रेस बोलो। अच्छा, ये नॉन मैकेनिकल क्या होता है? नॉन मैकेनिकल उसे हम बोलते हैं विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब ये मीडियम क्या है भाई? मीडियम मतलब एयर, जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ठीक है, ग्लास एक मीडियम बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज दी मीडियम्स। तो हम ऐसे बोलते हैं कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल रेज। नॉन मैकेनिकल मतलब होता है ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सन इज अ सोर्स ऑफ अ लाइट। तो सन और अर्थ के बीच में देयर इज नो मीडियम, वो स्पेस है। वहां पर क्या है? कंप्लीट वैक्यूम है, ना एयर है, ना ऑक्सीजन है, ना किसी और तरीके के कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है फिर भी वो लाइट हम तक पहुंच रहा है, मतलब उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ऐसी रेस जो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती उसे हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल रेस। एंड कुछ और चीजें बता देता हूँ उसके बारे में। ये जो रेस होती है लाइट, इसका जो वैक्यूम का जो स्पीड होता है, वैक्यूम में ये जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इनवर्स। सो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इनवर्स ये वैक्यूम में है। और जो लाइट हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। वो लाइट कौन सी होगी? विजिबल लाइट होगी, जिसका हमारे पास जो वेवलेंथ है वो है आपका 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये आपका विजिबल लाइट का वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सो लाइट के बारे में अगर हमें पूछा जाए, अगर हमें जानना है तो हम ये चीज़ों को जान सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दूसरा वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तीसरा वो ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ रेज या इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वो एक नॉन मैकेनिकल वेव्स है या रेज है, जिसका मतलब ये है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। वैक्यूम में जो उसका स्पीड है वो होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इनवर्स। और विजिबल लाइट जो है वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट। बहुत सारी ये जो रेडिएशंस की हमने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे अल्फा हो गया, गामा रेडिएशन हो गया,
देन यूवी रेज आ गए, राइट। सो ये सारे जितने भी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है। उसमें से एक रेडिएशन का जो टाइप है वो है आपका विजिबल लाइट, जिसका वेवलेंथ है 4 × 10⁻⁻⁷। जो ह्यूमन आई होता है, हम एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में ह्यूमन आई के लिए, हम जो लाइट्स को देख सकते हैं वो होती है विजिबल लाइट। हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, मतलब उन्हीं लाइट्स को, उन्हीं रेस को हमारी आईज कैचअप कर सकती है, जिसका वेवलेंथ 4 to 8 × 10⁻⁷ मीटर के रेंज में है। अगर ये रेंज में है तो ही हम लाइट देख सकते हैं। अगर इससे कम रेंज हुआ, अगर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, वो रेंज को हम देख नहीं सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट, वी आर लाइट फॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये दो टॉपिक्स को, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ देम इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट और दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ये दोनों चीज़ क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम दोनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू पे अटेंशन और छोटी छोटी चीज़ों को समझो। अगर आपको कोई वर्ड में ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है, जस्ट ट्राई इट आउट, सर्च इट आउट ऑन वेब। आप किसी भी वेब के ऊपर आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमारा है रिफ्लेक्शन। तो लाइट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्शन। चलिए रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है। हम इसके लिए अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अ फिनोमिना इन विच लाइट bounces back in the same medium after striking the surface। ठीक है, मैंने इस चीज को लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। राइटिंग थोड़े मैंने क्विक निकाला है इसीलिए ऐसे। A phenomena in which light bounces back in the same medium। अब ये जो in the same medium है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इस चीज को लिखना भी बहुत जरूरी है। After striking the surface, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये एक सरफेस है और यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, राइट, ठीक है। अब ये जो लाइट है इसी इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से ये इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसमें द सेम मीडियम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा मिरर है और हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है सच दैट इसके नीचे पूरा पानी है। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका पानी है। तो ऊपर वाला मीडियम क्या हो गया? एयर। नीचे वाला मीडियम हो गया वाटर। तो दो अलग अलग मीडियम हो गए। तो लाइट इस मीडियम के यहाँ पे फॉल होने के बाद, इस पॉइंट पे फॉल होने के बाद आगे ट्रैवल नहीं कर रही है। कहाँ कैसे मूव जा रही है? इट इज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, वही मीडियम में वो वापस चली जाती है। सो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है इसके कुछ लॉज हैं। तो वो लॉ क्या है, हमें वो लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है। सपोज यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, सो ये रे हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अब जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहां हम क्या करते हैं, इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो ऐसा हम एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। हमने ये लाइन कैसे बनाया है? जो हमारा सरफेस था उसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो विद द सरफेस
वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल क्रिएट होता है बिटवीन दी नॉर्मल एंड दी इंसिडेंट रे, इस एंगल को डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, और ये जो स्मॉल आई है दिस इज नथिंग बट दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसा रो हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड रे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट हुआ है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और स्मॉल आर जो होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दो के बीच का एंगल 55 डिग्री है तो ये दो के बीच का एंगल भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। एक लाइन हम क्रिएट करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है टू दी सरफेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है हम बहुत बार यूज करेंगे, ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन है, होता नहीं है, हमने हमारे रेफरेंस के लिए बनाया है। ये है रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, पहला लॉ हमारा एक्सप्लेन हो गया। दूसरा लॉ ऐसा है, आपको ऐसा बोला गया है, मैं सिर्फ डिक्टेट कर देता हूं, आपको सिर्फ मार्क करना है, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड लाई इन द सेम प्लेन। ये कहाँ होने चाहिए भाई, सेम प्लेन में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल के लिए यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही मीडियम में होने चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिया था, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सरफेस है अगर इसके नीचे पूरा पानी है तो हमारी जो रिफ्लेक्शन का जो मोटो है या जो रिफ्लेक्शन का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन से मीडियम में जानी चाहिए, वही मीडियम में जानी चाहिए थी जहां से वो आया था। इसीलिए हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही मीडियम में होने चाहिए। सो ये दो लॉज है, टेक्स्ट बुक में आपको ये दोनों ही लॉ एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप देख सकते हैं दिस इज दी आपका जो चैप्टर है वहां से स्टार्टिंग है, तो इस पेज पे आपको दोनों ही लॉज दिए गए हैं, आप वहां से इस लॉज को नोट डाउन कर सकते हैं। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपको बोला जाए 1 मार्क में, हाँ ये जो चैप्टर है टोटल आएगा आपको 6 मार्क का चैप्टर है, और इसमें से आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये स्टेट बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। सो इसमें जो 3 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली एक फिगर का एक्सप्लेनेशन ये लोग मांगते हैं कि भाई आप इस तरीके का फिगर ड्रॉ कीजिए। आगे हम बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आपको पूछा जा सकता है कि आप किसी फिगर को बनाइए और उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो एक वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। उसके ऑल्टरनेट में पूछा जाता है न्यूमेरिकल। जबकि 2 मार्क का जो कंटेंट है उसमें कई बार ऐसा कुछ प्रोसेस के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफरेंस बताइए, या रिफ्लेक्शन का आप डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए जो 2 मार्क का आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके लॉज लिखने हैं आपको, फिगर से उसके लॉज को एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 मार्क का कंटेंट हो सकता है। उसी तरीके का रिफ्रैक्शन है। तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, पहले मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ही ब्रीफली आपको बताता हूँ और उसके बाद ये टॉपिक पूरा डीप में हम पढ़ेंगे। सो ये एक फिनोमिना है, और यू कैन से बेंडिंग ऑफ अ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको इतना ही लिखता हूँ, देखिए मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ग्लास सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है वो एक ग्लास सरफेस है, यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुआ है, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ,
नॉर्मल बनाने के बाद ये जो नीचे वो है, ये जो है, ये जो ऊपर है, ये है आपका एयर है, और नीचे है फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, आफ्टर गोइंग थ्रू द ग्लास स्लैब, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे स्लांट होके हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये जो प्रोसेस है बेंड होने का, यहां से आया, इंसिडेंट हुआ ग्लास पे या वाटर पे, वॉट एवर द सर्फेसिस, ग्लास को हटा दो, ये वाटर का सरफेस है हमारा, ये जो इस पे इंसिडेंट हुआ, होने के बाद क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाने के बदले टेढ़ा हो गया, बैंड हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन जो है उसमें क्या होता है, बाउंस होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बैंड होता है। मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूँ, कुछ चीजें आपको लिखवानी है, इसके भी लॉज आपको लिखवाने हैं। सो पहले अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बैंडिंग ऑफ अ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, बैंडिंग ऑफ अ लाइट at a surface separating two मीडिया बोलो या मीडियम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सो ऐसे प्रोसेस को जहाँ पे लाइट बैंड होती है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, हमें डेफिनेशन को बनाना है, तो ऐड ऐसे करना है, बैंडिंग ऑफ अ लाइट एट द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडिया व्हेन traveling from one transparent medium to another obliquely। अब ये देखिए, मैंने वर्ड एक थोड़ा सा अजीब सा डाल दिया है जिसका नाम है obliquely। ये जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि ये पास तो कर रहा है, इस सरफेस से आगे तो जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, थोड़ा सा स्लांट हो जाता है, इसीलिए इसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिक्विटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे, इस आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसके लॉज आपको मैं लिखवा देता हूँ, काइंडली यू मे नोट इट डाउन। सबसे पहला लॉ है इसका, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम मीडियम। जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो इसका सेकेंड लॉ था, इस कंसेप्ट का जो सेकेंड लॉ था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाइज इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, वो एक सेम प्लेन में आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेन, यहाँ पर हमने एक मीडियम को यूज किया था, यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे प्लेन। प्लेन का मतलब ये होता है पूरा जो हम, जैसे ये बोर्ड है, ये एक तरीके का प्लेन है, तो इस फिगर को हम पूरा एक प्लेन पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये एक ही प्लेन में है तीनों। इसी तरीके तभी हम इस चीज का स्टडी भी कर सकते हैं। अगर ये दो प्लेन अलग हो जाए, ये जो लाइन है यहाँ से ये प्लेन अलग हो जाएगा, ऊपर वाला प्लेन अगर अलग हो जाएगा, तो हम दोनों को मैच अप नहीं कर पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, हम नहीं समझ पाएंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में। तो ये चीज हमें दिक्कत क्रिएट कर सकती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दे शुड लाई इन दी सेम प्लेन। और दूसरा आपका है, इस चीज को मैं पहले लिख के बता देता हूँ, जो इसका सेकेंड रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाले के पास तो हमने बता दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है प्लेन, नॉट द मीडियम। चलिए दूसरा जो हमारा लॉ है वो है आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपको याद रखना है, ये आपको बताता रहेगा कि साइन आई और साइन आई आर क्या है वो बता दो। आई तो हमने बता दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर हमने बता दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हम इसको बोलेंगे द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
द रेशियो ऑफ, हम क्या ले रहे हैं रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये दोनों का जो रेशियो है वो कैसा होगा भाई, कांस्टेंट होगा। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई पर्टिकुलर लाइट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसमें आगे भी मुझे कुछ ऐड करना है, मैं आपको लिखवा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया विजिबल लाइट, ठीक है। तो जब हमने विजिबल लाइट को इंसिडेंस करवाया, इसी तरीके से एयर है एक दूसरा मीडिया है, जब हमने इंसिडेंस करवाया तो हमने देखा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हमने पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो सपोज था हमारा I1, वो कुछ भी था, हो सकता है मैंने पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो था हमारा 50 डिग्री, और मैंने चेक किया, ठीक है, कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ रहा है। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सपोज आया मेरा R1, ठीक है, कुछ भी आया, सपोज मैंने यहाँ पे 50 था और यहाँ पे आया मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 या व्हाटसएवर इट इज, मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखूंगा वरना और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। दूसरी बार फिर से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, दिस इज द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। सो दिस वाज सपोज I2 और यहाँ पे आ गया आपका R2, तो I2 और उसी के अकॉर्डिंग है R2, और इसी तरीके से थर्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ लिया, जैसे जैसे हमने एंगल को चेंज किया, चाहे वो इस साइड चेंज किया हो या इससे कम किया हो, और ऑब्जर्व किया कि ये जो रे है उसका एंगल क्या है और उसको हमने नोट डाउन किया। ये जो साइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हमने एक पैटर्न ऐसे पाया कि अगर हम उसका साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का रेशियो यूज करते हैं फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फॉर एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो हमेशा वो वैल्यू कांस्टेंट ही आ रही है। हर बार हमने देखा कि वो जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आ रही है। जैसे कि हम अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं इन दी रेशियो, सपोज अगर मैं लिख देता हूँ 5/10 तो आंसर कितना होगा भाई 1/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3/6 तब भी आंसर क्या होगा 1/2। सो अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू थी 6 थी और यहाँ पे चेक किया तो 3 आया, ठीक है। ये जो वैल्यू थी हमारी 50 थी, यहाँ पे जब चेक किया तो यहाँ पे वैल्यू है हमारी 25, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड पोर्शन ले लेता हूँ, फॉर दिस वाज योर नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैंने थर्ड ले लिया कि भाई ये एंगल मेरा 80 था तो यहाँ कितना आएगा, फिर वो 40 आया, ठीक है। तो हर बार हमने ये फाइंड किया कि जो एंगल्स हमने यहाँ पे लिए ये हाफ, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए हाफ ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हाफ ही आया है। ये आया है हमारा रेशियो जो आया है वो हमेशा कांस्टेंट है। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2/3 आ गया फॉर एग्जांपल, 5 मे बी 8/6 आ गया या 8/5 आ गया, कुछ भी रेशियो आया, लेकिन वो रेशियो हर एक एंगल के अंदर सेम रहा। ये जो रेशियो है इसका जो सेम होना है, इसकी एक जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में हमने इसको डिनोट किया है, जिसका नाम हमने बोल दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रेशियो हमने जिसको, मतलब ये जो रेशियो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि जो चीज कांस्टेंट आ रही है, वो रेशियो को हमने नाम ले लिया एक फिजिकल क्वांटिटी में, और वो नाम ले लिया हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पूरे रिफ्लेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम अभी रिफ्लेक्शन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर दो अलग अलग पार्ट दिए हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। पहले दिया है हमें रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए गो थ्रू करेंगे, दूसरे के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद हम उस चीज पे मूव ऑन करेंगे। दोस्तों एक चीज इसमें बताना ये रह गया है दैट ये जो हमने रिफ्लेक्शन की बात की, दैट द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे इन द सेम मीडियम, ये आप किसी भी सरफेस पे ले लीजिए, ये हमारा स्ट्रेट सरफेस था, लेकिन अगर हम ऐसे थोड़ा सा रफ सरफेस भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट रे आपका इंसिडेंट हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस था, तो हम क्या करेंगे, सरफेस को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट कर दिया, और अगर चेक करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। सो ये कोई भी सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस है चाहे वो रफ सरफेस है, जो पहला इसका हमारा लॉ है वो हमेशा फॉलो होगा ही। सो विल स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन, क्या है देखते हैं इसमें।